तो जी हाँ दोस्तों, दादी जी और रजनी जी ने राध्या को बोल दिया कि तुम प्रथम से लड़ाई कर लो ताकि प्रथम को लगने लगे कि राध्या अब मेरे लिए सही नहीं है और उसकी नजर में तुम इतनी गिर जाओ कि प्रथम तुझे मजबूरन इस घर से बाहर निकाल दे। तभी घर का नौकर दादी जी और रजनी जी का वीडियो बना लेता है। उसे वीडियो को देखकर प्रथम और ओमकार जी दादी जी और रजनी जी पर बहुत गुस्सा होते हैं। प्रथम गुस्से में कहता है कि दादी जी आपने इतनी घटिया काम कर दिया है राध्या के साथ कि आपको दादी जी कहने पर शर्म आ रही है। आज मन अति सुंदर सीरियल का न्यू ट्विस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज राध्या प्रथम से लड़ जाती है और वह गुस्से में प्रथम से कहती है, प्रथम सर आप अपना काम करिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। प्रथम गुस्से में कहता है, राध्या आखिर तुमको हो क्या गया है, तुम इतनी गुस्से में क्यों बात कर रही हो। राध्या कहती है, मैं गुस्से में क्या बात कर रही हूं, प्रथम सर आप खुद गुस्से में बात कर रहे हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने का। तभी प्रथम गुस्से में आकर राध्या को थप्पड़ मार देता है और बोलता है, राध्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमीज सिखाने की। राध्या को मौका मिल जाता है उसी समय घर से बाहर जाने का। तभी राध्या कहती है, प्रथम सर आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। राध्या तुरंत अपना बैग पैक करने लगती है और प्रथम से कहती है कि प्रथम सर अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं यह घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। प्रथम भी गुस्से में बोल देता है, ठीक है राध्या, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। राध्या तुरंत अपना बैग उठाती है और वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर प्रथम भी गुस्से में वहां से चला जाता है। राध्या जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी दादी जी और रजनी जी उसे रोक लेते हैं। दादी जी कठोर स्वर में कहती हैं, राध्या मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब तुम इस घर में दोबारा कभी मत आना। दादी जी की यह बात सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, आप लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मेरी गलती क्या है, बिना किसी वजह के आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। तभी दादी जी कहती हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है राध्या, प्रथम तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए हमने तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कहा है। यह सुनकर राध्या की नजर रजनी जी पर जाती है। वह भावुक होकर कहती है, माँ जी आप तो मेरी माँ जैसी हैं, क्या आप भी मुझे इस घर और मेरे पति से अलग करना चाहती हैं। रजनी जी शर्म और पछतावे से अपना सिर झुका लेती हैं। उनके पास राध्या के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। राध्या समझ जाती है कि इस फैसले में दादी जी के साथ रजनी जी भी शामिल हैं। जाने से पहले राध्या आखिरी बार दादी जी और रजनी जी की ओर देखकर कहती हैं, मैं तो इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन जो बड़ी मुसीबत इस घर पर मंडरा रही है वह कभी नहीं जाएगी। मुझे डर है कि इस मुसीबत की वजह से कहीं अहेम भैया खुद को कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। राध्या की यह बात सुनकर रजनी जी और दादी जी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद राध्या अपने आंसुओं को संभालते हुए अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। इधर मित्तल परिवार में गहरा सनसनी छा जाता है। रजनी जी और दादी जी के चेहरों पर खामोशी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है, मानो राध्या की आखिरी बात उनके दिल में कहीं चुभ गई हो। तभी घर के सभी लोग हाल में इकट्ठा होते हैं। ओमकार जी कहते हैं, आखिर में राध्या इस घर को छोड़कर क्यों गई है। सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। ओमकार जी प्रथम से कहते हैं, प्रथम आखिर तुमने राध्या से क्या बोल दिया कि राध्या इस घर छोड़कर चली गई। प्रथम भी अपना सीट झुका लेता है। ओमकार जी गुस्से में फूलदान हाथ में लेकर फर्श पर पटक देते हैं। वह चिल्लाते हुए कहते हैं, कोई कुछ मुझे बताएगा, आखिर राध्या इस घर से क्यों गई है। तभी केशव ओमकार जी से कहता है, साहब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दादी जी और रजनी जी राध्या को घर से बाहर निकालने की योजना बना रही थीं। यह कहकर वह वीडियो ओमकार जी को दिखाता है। वीडियो में दादी जी रजनी जी से कहती हुई नजर आती हैं, हम राध्या से कह देंगे कि वह प्रथम से इतना झगड़ा और लड़ाई करे कि वह प्रथम की नजरों में गिर जाए, ताकि प्रथम खुद उसे इस घर से बाहर निकाल दे। वीडियो देखते ही ओमकार जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उनकी आंखों में नाराजगी साफ झलकने लगती है। वह गुस्से भरी नजरों से दादी जी और रजनी जी की तरफ देखते हैं, जबकि कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, मां जी, रजनी, क्या यह सच है?
क्या आप दोनों ने राध्या को इस घर से दूर करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी? दादी जी और रजनी जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उधर राध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। तभी प्रथम आगे बढ़कर कहता है, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हें गलत समझा। राध्या कुछ नहीं बोलती। वह सिर्फ चुपचाप खड़ी रहती है। यह देखकर प्रथम का दिल टूट जाता है। तभी ओमकार जी दादी जी से कहते हैं, आज आपने सिर्फ राध्या का नहीं, पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। इतना सुनते ही दादी जी की आंखें झुक जाती हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। अचानक केशव कहता है, साहब, यह वीडियो पूरी सच्चाई नहीं है। मेरे पास एक और वीडियो भी है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। केशव दूसरा वीडियो चलाता है। वीडियो में कामिनी किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करती हुई दिखाई देती है। वह कह रही होती है, जैसे ही राध्या घर से बाहर जाएगी, मित्तल परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। फिर कोई मुझे इस घर की बहू बनने से नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। एकता गुस्से में कहती है, तो यह सब कामिनी की चाल थी। कामिनी का चेहरा फक्क पड़ जाता। वह तुरंत सफाई देने की कोशिश करती। नहीं, ये झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। ये कहानी है मीना नाम की एक लड़की की, जिसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बहुत शौक था। अरे यार, इस दो कोड़ी के फोन से एक भी फोटो अच्छी नहीं आती है। तभी वहां मीना की माँ पल्लवी आती है। अरे बेटा पल्लवी, फोटो ही खींचती रहोगी या खाना भी खाओगी? अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे एक कैमरा दिलवा दो, लेकिन आप तो मेरी सुनने को ही तैयार नहीं है। बेटा, तेरा एक कैमरा का दाम भी तो 10 कैमरे के बराबर है। अरे माँ, आपकी एक ही तो बेटी है और आप उसे एक कैमरा नहीं दिलवा सकती हो। अगर आप मुझे कैमरा नहीं दिलवाओगी तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। नाटक बंद कर, तेरी मनपसंद बिरयानी बनाई है मैंने। अच्छा, आज खा ले रही हूँ, लेकिन कल से नहीं खाऊंगी। हाँ, चल देखती हूँ कि तू अपनी बातों पर अमल करती है या नहीं। हाँ, देख लेना आप। पहले मैं जरा आज अपनी बिरयानी खा लूं। पगली। तो मीना डाइनिंग टेबल पर बैठती है और अपनी बिरयानी खाने लग जाती है। खैर, इसके कुछ दिन बाद एक दिन मीना के पापा ऑफिस से घर आते हैं। ले बेटा, तेरा बर्थडे गिफ्ट। अरे पापा, मुझे जो चाहिए वो तो आप मुझे देंगे नहीं, तो इसका क्या फायदा? अरे बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन जरा इसे भी तो खोलकर देख ले एक बार। इसमें भी बहुत अच्छी चीज है। खोल ही लेती हूँ अब। इतने प्यार से जो लेकर आए हैं आप मेरे लिए। मीना गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसमें कैमरा रखा हुआ है। ये देखकर मीना खुशी के मारे पागल हो जाती है। अजी, मैंने आपसे मना किया था ना कि इतना महंगा कैमरा अभी मत दिलाइए इसे। आप भी ना। अरे पल्लवी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे इसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है। अगर हम इसके शौक पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यस पापा, यू आर द ग्रेट। आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। उफ भगवान, ये दोनों बाप बेटी का क्या करूं मैं। हाँ माँ, आप बैठो, मैं पापा के लिए खाना लगाती हूँ। देखा, आपसे कैमरा मिल गया तो खाना भी लगा रही है अब। अरे कोई बात नहीं, अभी इतनी बड़ी बेटी भी नहीं हुई है हमारी, बच्ची ही तो है। खैर, अब मीना को अपना पसंदीदा कैमरा मिल चुका था, इसलिए वो अब अच्छे अच्छे स्पॉट पर जाकर फोटोग्राफी करना शुरू कर देती है। कि तभी एक दिन जब मीना किसी खूबसूरत नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रही थी, तभी उसके पास एक आदमी मुंह में रुमाल बांधे हुए आता है। ए, तुम लोग कौन हो? अरे जाने मन, हम लोग कौन है अभी तुझे बताते हैं। इसके बाद दीपक मीना को जोर से धक्का देता है और उसका कैमरा लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन मीना बड़ी चालाक थी। वो जल्दी से दोनों के सिर पर 2 पत्थर से वार करती है।
आई। चुप बेवकूफ। वहीं मीना जल्दी से उनके पास आ जाती है और अपना कैमरा उठाती है। बड़ी चालाक बन रही है ना तू। रुक, तुझे अभी इसी नदी में फेंकता हूं। तब दीपक मीना से उसका कैमरा छीनता है और उसे नदी में फेंककर राजेश के साथ फरार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मीना चुड़ैल बन जाती है। एक तो तुम लोगों ने मेरा कैमरा चुराया और ऊपर से मुझे एक चुड़ैल बना दिया। अब मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, बदला। वहीं दूसरी ओर मीना के माता पिता उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट थाने में लिखवा देते हैं। खैर, चुड़ैल अब राकेश और दीपक के पास जाती है। मेरा कैमरा चुराएगा तू? रुक, अभी तेरी टांग तोड़ती हूँ और इसका सूप बनाकर पीती हूँ। तब चुड़ैल राकेश के सामने अचानक से प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को वहां देखकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क, 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 कौन है तू? कहीं तू मेरी पुरानी प्रेमिका मंजूली तो नहीं है? अपनी शक्ल देखी आईने में? तेरी कोई पुरानी प्रेमिका भी थी? यकीन नहीं होता। अच्छा, तू मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर, वरना। तुम कोई भी हो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता। हाँ, तू बुरा नहीं दिखता, लेकिन जब तू मरेगा ना तो तू बहुत ही बुरा दिखेगा। मरेगा मतलब? हाँ, अगर तू मरेगा नहीं तो मैं तेरे हाथ और पैर का सूप बनाकर कैसे पीऊंगी रे? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक तो मेरा कैमरा चुराता है और मुझे मारता भी है और ऊपर से बोलता है कि तुझे ना मारूं। अच्छा, तो तू कैमरा वाली चुड़ैल है? हाँ। तब इसके बाद चुड़ैल राजेश के हाथ पैर तोड़ देती है और उसे मार डालती है। उसे मारने के बाद चुड़ैल वो कैमरा अपने हाथ में लेती है। रुक, ऐसे ही रहना, अब तेरी एक फोटो खींचती हूँ। और चुड़ैल अपने कैमरे से राजेश की लाश की फोटो खींचती है और बहुत खुश होती है। अगर मैं ना मरती ना तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर बन जाती। वाह मीना, तेरी फोटोग्राफी का तो कोई जवाब नहीं। सोच रही हूँ, अब से मैं बुरे लोगों को ऐसे ही मारूंगी और उनकी ऐसे ही तस्वीर लूंगी। इसका मैं तो बड़ा मजा आने वाला है मीना। लेकिन दूसरा वाला आदमी कहाँ है? पहले तो उसे मारूंगी और सोच रही हूँ कि उसकी खोपड़ी का सूप बनाकर पीऊं। और चुड़ैल अब दीपक को ढूंढने लग जाती है। वहीं शाम को जब दीपक राजेश के पास आता है तो देखता है कि किसी ने राजेश को बहुत बुरी मौत मारा है। नहीं, कहीं ये काम उसी लड़की की आत्मा का तो नहीं है? मुझे भागना होगा यहाँ से। तभी वो वहां से भाग जाता। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल एक आदमी की दुकान के पास जाती है। दरअसल वो आदमी मोहल्ले में बासी मिठाइयां बेचता था। इस आदमी की वजह से मेरा बहुत बुरा वाला पेट खराब हो गया था। इसे तो मारना ही पड़ेगा। खैर, वो आदमी अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकलने लगता है कि थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक सुनसान गली में उसे चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल? वो भी कैमरे वाली? आजकल चुड़ैलों के पास भी कैमरा होता है क्या? और क्या, हम लोग मॉडर्न जमाने के चुड़ैल हैं। हमारे पास सब
कुछ होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुना है तू बासी मिठाइयाँ बेचता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ये किसने बोला? ये सब गलत है। मैं तो कॉलोनी में सबसे ताजी मिठाइयाँ बेचता हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उस आदमी की दुकान की मिठाइयाँ अपने हाथों में प्रकट करती है। अच्छा, तो ये ले, अपनी सारी मिठाई खा ले। अब वो आज मेरा पेट खराब है। मुझे पता था कि तू यही बोलेगा, लेकिन मैं तो तुझे ये मिठाई खिलाऊंगी। नहीं नहीं। जबरदस्ती उस आदमी के मुंह में मिठाई के डिब्बे को ठूंस देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। बड़ा आया, मेरा पेट खराब करेगा। गया ना काम से। उसे मारने के बाद चुड़ैल उसकी तस्वीर ले लेती है। मोटा गेंडा कहीं का, इसकी तो फोटो भी अच्छी नहीं आई। इसके बाद चुड़ैल दीपक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे दीपक का कहीं पता नहीं चलता। आखिर ये दुष्ट दीपक है कहाँ? पता नहीं क्यों मैं अपनी शक्ति से भी उसको देख नहीं पा रही हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। तब तक मैं अपने नए शिकार को ढूंढती हूँ। ये बोलते बोलते चुड़ैल रास्ते में जा रही थी कि तभी उसे एक आदमी मिल जाता है जो किसी औरत की चेन छीनकर भाग रहा था। अभी इसको सबक सिखाती हूँ, चोर कहीं का। चुड़ैल उस चोर के सामने चली जाती है। आह, चुड़ैल! अरे चोर, कितनी चोरी करेगा? हाँ, जाने दे चुड़ैल। मेरी एक छोटी बेटी है। तो क्या उसे भी चोरी करना सिखाएगा? तुझे तो मरना पड़ेगा ही, नहीं तो तू अपनी बेटी से भी चोरी ही करवाएगा। इसके बाद चुड़ैल उसे मार देती है और उसे एक खंबे से लटकाकर उसकी फोटो खींचती है। ये फोटो तो बड़ी जबरदस्त आई है। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं और कॉलोनी में चुड़ैल के बारे में सबको पता चलने लगता है। तभी एक दिन कॉलोनी वाले पंडित को बुलाते हैं। उस घर की एक सदस्य है वो चुड़ैल। पंडित जी, ये तो मेरा घर है। हाँ, तुम्हारी बेटी मर चुकी है और वो चुड़ैल में बदल चुकी है। वही ये सब कर रही है। ये सुनकर मीना के माता पिता बहुत रोते हैं। रो मत बेटी, हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होगा। ठीक है पंडित जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मीरा का एक खूनी है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है कि उसके पकड़े जाने के बाद उसे मुक्ति मिल जाए। अच्छा पंडित जी। खैर, कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर दीपक को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसे हथकड़ियां लगाकर कॉलोनी में ले आते हैं, जहां आज कॉलोनी वाले पूजा करने वाले हैं। बेटा मीना, हमें पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम बेवजह बेकसूरों को मत मारो। और ये देखो, दीपक पकड़ा गया है। हमारे सामने आओ। तभी चुड़ैल वहां पर प्रकट हो जाती है। वो लोग बेकसूर नहीं थे। माना कि वो लोग बेकसूर नहीं थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लो मीना। हाँ बेटा, अब तो दीपक भी पकड़ा गया है। ये सब मत कर बेटा। हाँ बेटा, तू तो हमारी प्यारी बिटिया थी ना, तो फिर क्यों नहीं करती है ऐसा? इस तरह सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं अब से किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन इस दीपक को भी नहीं छोड़ूंगी। अलविदा। इतना कहने के बाद चुड़ैल दीपक को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है और जाते जाते ऊपर से कॉलोनी वालों की फोटो भी खींच लेती है। ये फोटो देखकर मैं आप सबको बहुत याद करूंगी।
वहीं चुड़ैल दीपक को अपनी दुनिया में ले जाकर उसे क्षण भर में मार देती है और इस तरह चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है।